ज्यादा दुख लगा। तेरा दुख तू पढ़ क्यों नहीं लेती? मैम पढ़ने की बात नहीं है, बट कंटिन्यूटी में क्यों रखे पेपर? वो कह रहे जल्दी से दुख आए और जल्दी से जाए। मैं तुमको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उसके बीएड के पेपर चल रहे थे। तुम पता है उसका बीएड के पेपर कब 1.5 महीने तक चले हैं उसके बीएड के पेपर। वो ऐसे थे कि 1.5 महीने तक कैसे चल सकता है कोई पेपर, इतना गैप क्यों दिया है? खत्म करो ना जल्दी जल्दी से। तो सुख मना के जब खत्म हो जाएगा तो फ्री हो जाएगी। मैम वो हमारा दुख खत्म नहीं करना चाहते मैम, टूर्नामेंट लगने हैं इसलिए उन्होंने बोला जल्दी जल्दी से खत्म करो इस सबको। ये ना टूर्नामेंट में खेलियो, क्या मतलब कौन सी गेम में हो? मैम स्पोर्ट्स के लिए जाना है तो हम नहीं जाएंगे, हमें बोलते मेडिकल वाले नहीं खेलते, पढ़ाई करो। इतना नफरत है ना मुझे इस थॉट प्रोसेस से, नफरत है मुझे इसकी वजह से। मेरे को कहीं किसी में भेजने नहीं दिया मेरे स्कूल वालों ने। इंटरेस्ट था मुझे, लेकिन उन्होंने ये बोल के टाल दिया था कि मेडिकल वाले नहीं जाते, आप तो पढ़ते रहते हो। अरे क्या हम खेल नहीं सकते? एनीथिंग। 2022 में एक बच्ची थी, मैं नाम भूल गई उसका, तो उसका टॉप में इंडिया में रैंक आया था। एंड वो स्पोर्ट्स में भी थी और वो खेलती भी थी और वो पढ़ती भी थी। तो उसने बहुत अच्छे से प्रूफ किया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पढ़ता है वो खेल सकते हैं। भाई तुम खेलने तो दो। तो आई थिंक ये राइट बच्चे के पास खुद होना चाहिए कि अगर वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो जाने दो। ये तो लॉजिक है। साइंस हो तो जा नहीं सकते। हमारी टीचर को तो ये भी लॉजिक था कि आप साइंस से हो तो आप रिसेस में मतलब क्लास के बाहर बैल्कनी में खड़े नहीं हो सकते। शी वाज लाइक जो साइंस से है वो क्लास में ही रहेंगे, मतलब कि हम क्लास में मर जाएं। मैम अभी भी है ये थॉट है। मैम अभी भी है। हाँ, जैसे हम अगर क्लास से बाहर जाएंगे ना बायो वाले, तो हमारे साथ क्या होगा? प्रलय आएगी। वो प्रलय पूरे स्कूल में सिर्फ मेडिकल विंग के ऊपर गिरेगी और वही बच्चे ऐसे भस्म हो जाएगा। ऐसा कुछ है उनका लॉजिक, इट्स इलॉजिकल थिंग। रिसेस है, रिलैक्स करना चाहिए, खाना चाहिए, बातें करनी चाहिए दूसरे बैच वालों से भी, है ना? बस साइंस को इतना ज्यादा सीरियस बना दिया कि बच्चा डर जाता है साइंस लेकर, घर वाले भी। एक्चुअली वो जस्ट सब्जेक्ट जिसको एंजॉय करके भी पढ़ा जा सकता है ना भाई? मैम यस मैम। लेकिन दुनिया इस थॉट प्रोसेस के लिए तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, हम अपनी क्लास चलाते हैं। बताओ भाई क्या पढ़ रहे थे? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, राइट? तो कल, हाँ, कल आपकी क्लास दो नहीं है, एक ही है। बिकॉज फर्स्ट बैच वालों को प्रॉब्लम हो रही थी, उनकी लगातार क्लासेस थी। उसमें कुछ बच्चे हैं जो 6 बजे ही घर आते हैं, तो बच्चे 9:30 तक फ्री नहीं हो पाते, तो हमने कैंसिल कर दिया। तो कल आपकी एक ही क्लास होगी, वही 7:15 to 8:30, ठीक है? 8:15। चलो, मैम। तो कल हम क्वेश्चन करेंगे जो संडे टेस्ट में आए हैं, और परसों भी वही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, एक में खत्म नहीं होंगे, है ना? मैम। तो जिन्होंने टेस्ट नहीं लगाया बेटा आज लगा लेना कल, फिर नहीं तो तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा क्लास में आने का। टेस्ट लगा के आना, मजा आएगा, कुछ सीख के जाओगे और संडे टेस्ट की प्रिपरेशन भी हो जाए। अब बताओ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चा हमने? एंटीबायोटिक कर ली थी? मैम। मैम अच्छा, कौन है ये? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। गुड। ये पढ़ लिया था? मैम। ये पढ़ लिया था? अरे वाह, ये पढ़ लिया था? पढ़ा था? यस मैम। यस मैम। मैम। बताओ ना मुझे कैसे याद रहेगा, हर बैच में अलग चल रहा है। ये पढ़ा था बेटा? ये पढ़ा था? आई डाउट। नोट्स में देख लो ना, लिखा ही होगा तुमने। बताओगे? बताओ भाई, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? दोबारा पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं? अनुपमा, अभिषेक, आशीष, ईशा, पढ़ा था? नो मैम। नो नहीं, मैम। नहीं पढ़ा था, राइट? तो अब हम करने जा रहे हैं दो बायो एक्टिव एजेंट। बहुत सारे हैं दुनिया में, एनसीईआरटी में जो मेंशन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। बायो एक्टिव एजेंट का क्या मतलब होता है? बायो का मतलब होता है लिविंग। 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 तो यहाँ पे एक्टिव एजेंट का क्या मतलब है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे मैंने कोई केमिकल निकाल लिया। इसके अंदर केमिकल था, मैंने निकाल लिया। या फिर इसके अंदर कोई एंजाइम था, मैंने निकाल लिया, और उसको मैं यूज कर रही हूँ अपने फायदे के लिए। सो दैट इज अ बायो एक्टिव एजेंट। ये जो मेरा केमिकल निकला है और ये जो मेरा एंजाइम निकला है, एंजाइम निकला है, ये मेरा क्या है? बायो एक्टिव एजेंट। ये दोनों चीजें मेरी बायो एक्टिव एजेंट होगी, ठीक है?
सो आपको जो पढ़ना है वो है आपका साइक्लोस्पोरिन ए। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज अ बायोएक्टिव एजेंट। ये होता क्या है, इट इज अ केमिकल जो आपको किससे मिलता है, एक फंगस से। फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। नीट सीधा पूछता है, तो उसको देख लेते हैं कैसे दिखता है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम कुछ ऐसा दिखाई देता है, दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन कलर का। यस मैम। Yes, ma'am. तो दिस इज Yes, ट्राइकोडर्मा ma'am. पॉलीस्पोरम। ठीक है, फिगर इसलिए दिखा रही हूँ, वो ग्रीन नहीं पूछेंगे पर याद रह जाएगा। तो अपन ने जो ग्रीन वाला पढ़ा था वो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है। इससे ना केमिकल निकलता है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। तो मैं इसको बना देती हूँ कि दिस इज अ साइक्लोस्पोरिन ए। ये हम यूज करते हैं अपने पास एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट। अब इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से कंबाइन हो गया। इम्यूनो का मतलब है इम्यूनिटी। हाँ इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, और सप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को है दबा हाँ दबा देना, या मैं इसको बोल दूं स्लो कर देना, है ना, या मैं इसको बोल दूं डिप्रेस कर दो, है ना। उसको सप्रेस करने का मतलब होता है रोक देना, है ना। तो इम्यूनोसप्रेशन का क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज खाना जिससे मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो जाए। अब मैं ऐसी चीज क्यों खाऊं कि मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो, क्या लगता है? जस्ट गिव मी 1 मिनट, थिंक अबाउट इट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। आइए जी। तो अब हम इम्यून सिस्टम को क्यों दबाना चाहेंगे, देखो मान लो ये एक इंडिविजुअल है और इसकी क्या हो गई है, किडनी फेल। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये मैम। Yeah, ma'am. तो इसके पास एक दो किडनी थी जिसमें से एक फेल हो गई है। तो इसको क्या किया, इसके ट्विन ब्रदर ने किडनी दे दी, एक किडनी उसने दे दी कि तू ले ले, राइट। तो इसने जब एक किडनी दी तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझना, ध्यान से सोचना, इसके बारे में कुछ सोचना कि देखो जब मेरे ऑर्गन मेरी बॉडी में, अभी मेरे बॉडी में WBC होंगे ना, व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे। Yeah, ma'am. व्हाइट ब्लड सेल जब बाहर से बैक्टीरिया आता है, राइट, बाहर से प्रोटोजोन आता है, बाहर से टीन या सोडियम आ गया, उन सब पे तो वो अटैक कर देता है ये सोच के कि वो बाहर से आया है ना। लेकिन वो कभी मेरी खुद की किडनी या लीवर पे अटैक क्यों नहीं करता? वो उसको पहचानता है। वो उसको पहचानता है। कैसे पहचानता है? सरफेस के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे वो पहचान जाता है, ठीक है। तो इट इज लाइक कि मैं अगर मैं सेल हूं तो हर सेल ने अपने ऊपर एक रिसेप्टर को ऐसे लेगा जिसके ऊपर लिखा हुआ है मैं इस बॉडी का पार्ट हूं। इसको ऐसा समझना, ठीक है। तो ये है ब्लू वाला, ब्लू मैन। ये जो ब्लू वाला मैन है उसकी जो किडनी है, उसकी किडनी पे कि जितने भी सेल्स हैं उन्होंने ये बोर्ड पकड़ रखा है कि मैं इसी बॉडी का पार्ट हूँ, WBC मुझे मत मारना, इसलिए WBC उसको मारती नहीं है। लेकिन जब उसने अपने भाई से किडनी ली, उसके पास तो वो टैग नहीं होगा ना, वो तो बाहर से आई है। तो अगर उसके पास टैग नहीं है तो इस ब्लू वाले की बच्चे की इम्यूनिटी इसकी किडनी पे अटैक नहीं कर जाएगी जो नई एक किडनी आई है, ये मैम। है ना। Yeah, तो ma'am. ये जहां पर हुआ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किसी और से ऑर्गन ले लिया अपनी बॉडी में, ठीक है। तो दैट ब्लू वाला पर्सन इज मी, ठीक है। तो मेरी बॉडी क्या कहेगी, मेरी बॉडी कहेगी तुझे, तेरी किडनी तो मैं पहचानती हूँ लेकिन ये तो बाहर से आया है। बॉडी के लिए जो भी बाहर से आया है ना वो उस पर अटैक कर देती है, उसको लगता है नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। उसको थोड़ी समझ है ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उसको लगता है अटैक कर दे, नुकसान पहुंचाएगा। तो जब उसे लगेगा नुकसान पहुंचाएगा तो WBC क्या करेगी, अगर उसको खतरा लगेगा तो? अगर WBC को खतरा लगेगा इस किडनी से तो वो क्या करेगी किडनी के साथ? हाँ बोलो। हम उसके सेल्स को डिजेनरेट करने लग जाएगा। बेसिकली उस पर अटैक कर देगी ना, मारने लग जाएगी उसको, है ना। ये तो गड़बड़ होगी, इतनी मेहनत से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ और वो रिजेक्ट हो गया। तो जिस भी इंसान में
कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, चाहे वो स्किन का ग्राफ्ट ही क्यों ना, प्लास्टिक सर्जरी होती है ना तो स्किन का ग्राफ्ट लगता है ना, तो अगर वो बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, किसी और की बॉडी से स्किन के सैंपल लगा के अपने फेस पे लगा लिया ऐसा कुछ, तो जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो उस इंसान को एक दवाई जरूर लेनी होती है पूरी जिंदगी के लिए, उसे हम कहते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो ब्लू वाला इंसान है ये क्या लेगा, एक दवाई खाता रहेगा हमेशा, जिसे हम कहेंगे इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन। ये क्या करेगी, इसके इम्यून सिस्टम को स्लो करके रखेगी। तो इसकी बॉडी में WBC है, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि किडनी बाहर से है। देखो मैं किडनी के हर सेल के ऊपर जाके रिसेप्टर नहीं बदल सकती, अपने पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसके इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए कि यहाँ पर किसी और का ऑर्गन लगा, ठीक है। तो ऑर्गन रिजेक्शन के चांसेस पूरी जिंदगी होते हैं जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन इम्यूनोसप्रेशन जीन बहुत, जो दवाइयां होती है वो बहुत ही अच्छी मतलब प्रूव हुई है कि किसी इंसान ने अगर किसी का ऑर्गन लिया ना, मैंने किसी की किडनी ली है तो मेरी किडनी, नई वाली किडनी मेरी बॉडी में रह जाएगी, WBC उसे पहचान नहीं पाएंगे, ओवरऑल बॉडी की इम्यूनिटी गिर गई, मैं अब दूसरी बीमारियों के लिए थोड़ा मतलब खतरा हो गया मुझे जल्दी मैं बीमार हो जाऊंगी, लेकिन एटलीस्ट मेरी किडनी तो बच रही है ना, मैं सर्वाइव तो कर जाऊंगी ना। तो इम्यूनोसप्रेसेंट जो दवाई ली जाती है उसमें कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट डाले जाते हैं, उनमें से एक आपने पढ़ा है जिसे कहते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो ग्रीन कलर का आप यहाँ पे फंगस देख रहे थे ना, इस फंगस के अंदर से एक ऐसा केमिकल निकलता है जो जितने लोगों में ऑर्गन ट्रांसप्लांट है ना उनमें मदद करता है उस ऑर्गन को सर्वाइव करने के लिए। ये इतना इंपॉर्टेंट फंगस है, समझ आया? ये मैम। नीट पूछेगा साइक्लोस्पोरिन ए किससे मिलता है, नीट पूछेगा ये क्या है, नीट पूछेगा ये काम क्या करता है, ये 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, क्लियर? ये मैम। नेक्स्ट है बायोएक्टिव एजेंट, ये बेसिकली एक एंजाइम है, अब हम एंजाइम की बात कर रहे हैं। तो ये एंजाइम आपको कहाँ से मिलता है, ये आपको एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है मोनेस्कस परपुरियस, ठीक है। तो मोनेस्कस परपुरियस से आपको ये एंजाइम मिलता है। ये क्या करता है, ये बॉडी में ब्लड प्रेशर को लो करता है। तो देखो ब्लड प्रेशर होता क्या है, तुमसे सिंपल भाषा बोलो, व्हाट इज ब्लड प्रेशर? होता क्या है ब्लड प्रेशर? अरे बोलते हैं ना ब्लड प्रेशर है, तो क्या मतलब है उसका? मैम जिस स्पीड से ब्लड फ्लो करता है। हाँ, जिस स्पीड से ब्लड फ्लो करता है, किसी स्पीड से ब्लड फ्लो करता है हमारी बॉडी में, ठीक है जी, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो बहुत स्पीड से फ्लो करने लग जाए, हम कहेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ गया। ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि जिस ब्लड वेसल्स में वो है ना, वो सिर्फ एक सेल की छोटी सी लेयर से बनी होती है, पतली सी लेयर होती है, वो एंडोथेलियम सेल्स कहते हैं उसको, बहुत पतली सी, मतलब एक पतली सी एपिडर्मल लेयर समझ लो। अब अगर ये बहुत तेजी से जाएगा तो इस लेयर के फटने के चांसेस है ना, ब्रेक हो सकती है। ये मैम। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबसे ज्यादा खतरा ये होता है कि नसें फट सकती है बॉडी के अंदर। अब देखो कैसे डॉक्टर को पता चलेगा कि पूरी बॉडी में कहाँ नस फट गई है, कितना खतरनाक चीज है ना। तो ब्लड प्रेशर बढ़ना बहुत डेंजरस होता है, इसलिए आपने कभी सुना होगा, ऐसे कहते हैं कि गुस्सा मत कर, तेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना है, दिमाग की नसें फट जानी है, सुना है कभी ऐसा फ्रेज? यस मैम। वो लेमैन में बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा तो नसें फट सकती है, और सबसे ज्यादा खतरा यही है कि दिमाग की नसें फट जाए, तो फिर उसमें तो आप ब्रेन हेमरेज है ना, वो जब भी ब्लड लीकेज होती है ब्रेन में, दैट इज ब्रेन हेमरेज, बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको लोअर करने के लिए एक एंजाइम दिया जाता है जिसका नाम है स्टैटिन, जो हमें एक फंगस से मिलता है जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस। कैसे दिखता है हमें? अब ब्लड कौन से कलर का होता है? रेड। तो मोनेस्कस परप्यूरियस आप याद रखना, जो रेड कलर का होता है, ठीक है। तो देखो रेड कलर नहीं पूछेंगे, वो याद करने का तरीका है, राइट। अब देखो ये करता क्या है, हाउ कैन इट डिक्रीज ब्लड प्रेशर? तो आपने वो एड देखी है, वो रिफाइंड ऑयल की एड आती है, वो कहते हैं कि इनके ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है तो इनको ऐसा तेल दो जो कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज करे बॉडी में। यस मैम। यस मैम। तो अब इसका क्या रिलेशनशिप है? जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना हमारी बॉडी में थोड़ा सा वो खुद भी बनता है, खाने से अब्जॉर्ब हो जाता है, वो होना भी चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फैट से मिलकर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में बनता है जो आपके सारे प्लाज्मा सेल्स में है, मतलब जो आपके जितने भी सेल है ना उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल का एक मॉलिक्यूल होता है, और ये मॉलिक्यूल फ्लूइडिटी मेंटेन करता है। मतलब कि ऐसा क्यों नहीं है कि गर्मी होती है तो आपकी स्किन पिघल जाए और सर्दी होती है तो ये जम जाए, कोलेस्ट्रॉल का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। अब सेल वाले चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इसको डिटेल में पढ़ते हो, पर इतना जान लो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी को हर चीज चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि अगर आप डाइटिंग करने बैठो आप नमक खाना छोड़ दो, बिल्कुल तेल छोड़ दो, ऐसा नहीं करना होता, हर चीज चाहिए बॉडी को। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होता है ना, उससे ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। डिटेल में नहीं जाना है इसकी, लेकिन आपको ये चीज समझनी है कि अगर कोलेस्ट्रॉल मैंने खाया ज्यादा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दैट मीन्स कोलेस्ट्रॉल का कंजप्शन कम कर लूं तो ब्लड प्रेशर कम होगा। अब मेरी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मुझे इमीडिएटली इसको कम करना है,
तो डॉक्टर मुझे स्टैटिन दे देंगे जिससे ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इस स्टैटिन ने मेरी बॉडी में किया क्या, मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो, इस स्टैटिन ने मेरी बॉडी में किया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दिस इज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे आपने कंपटीशन पढ़ा होगा। होता क्या है एंजाइम्स में, जैसे ये सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट है यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल बनेगा सबस्ट्रेट से जब उसके ऊपर एक एंजाइम काम करेगा। ठीक है, दिस इज एन एंजाइम। जब वो काम करेगा वो सबस्ट्रेट को कोलेस्ट्रॉल में चेंज कर देगा। इतना क्लियर है? नॉर्मल केस है। Yeah, ma'am. स्टैटिन क्या करेगा, जब मैं स्टैटिन लेकर आऊंगी ना, स्टैटिन इज एन एंजाइम जो इससे कंपटीशन करेगा, इस वाले एंजाइम से। तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन है और स्टैटिन पहले वाले एंजाइम से पहले जाकर सबस्ट्रेट से बाइंड कर जाएगा। तो सबस्ट्रेट से वो एंजाइम बाइंड ही नहीं कर पाया जिसने कोलेस्ट्रॉल बनाना था। जब स्टैटिन जाके सबस्ट्रेट से बाइंड कर गया तो हुआ क्या सेकंड वाले केस में, सॉरी मैंने इसे रब कर देती हूँ, कंफ्यूज हो गया। सेकंड केस में हमने क्या देखा कि सबस्ट्रेट तो सेम ही था बॉडी में वो एंजाइम भी था जिसको कन्वर्ट कर सकता है कोलेस्ट्रॉल में, लेकिन इसमें क्या हुआ, अब हमने क्या डाल दिया, स्टैटिन। तो स्टैटिन भाग के सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो गया। जब ये अटैच हो गया ना तो प्रोडक्ट बना, कुछ और बना, लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं बना। तो बॉडी में ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर थोड़ा लो हो जाएगा। समझ आई? Yes, Yeah. ma'am. तो इस स्टैटिन एंजाइम ने दूसरे एंजाइम से कंपटीशन किया और उसको इनहिबिट कर दिया, उसके फंक्शन को होने नहीं दिया, इसलिए हम इसे कहते हैं कंपटीशन इनहिबिशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है इससे। ठीक है, Yes, ma'am. Yeah, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम करते हैं बायोगैस के बारे में। किसी को कोई डाउट अभी तक? नो? No, ma'am. ठीक है, तुम्हारी क्लास की स्ट्रेंथ कम होती जा रही है, चक्कर क्या है, प्रॉब्लम है कोई? एनीवन? बेटा प्रॉब्लम है, अगर मेरे को नहीं बता सकते तो एटलीस्ट अरविंद सर, कौन है आपके पीओ ने? कोमल मैम। बेटा कोमल मैम को बता दो, हमसे प्रॉब्लम है तो कोमल मैम को बता दो। लेकिन स्ट्रेंथ कम होती जा रही है तुम्हारी, तो तुम्हारे दोस्त है उनको बोल दो कोई प्रॉब्लम है तो कोमल मैम को बताओ, पर ऐसे क्लासेस मत मिस करो। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, खुद से पढ़ोगे टाइम लगेगा, पढ़ लो जब क्लास में हो ही रहा है तो। एग्जाम्स, अच्छा एग्जाम्स चल रहे हैं आशीष? ओ अच्छा, दैट मेक सेंस। कब तक खत्म होंगे? हम सब स्कूलों में अलग अलग के टाइम पे हैं। अगस्त में खत्म हो जाएंगे? मैम मेरा कल लास्ट है। ठीक है, एग्जाम्स कैन बी अ रीजन। ठीक है, चलो ये तो जस्टिफाइड है, बच्चा एग्जाम में होता तो वो नहीं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ता। चलो कोई बात। आइए बायोगैस के बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी बायो आता है इसका मतलब है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिविंग, है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से गैस निकल रही है उसकी बात हो रही है, दैट इज अ बायोगैस। ठीक है, अभी किस लिविंग की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं उन लिविंग ऑर्गेनिज्म से जिनसे एक स्पेसिफिक गैस निकलती है जिसे बायोगैस बुलाते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है कैटल। ठीक है, कैटल जैसे गाय भैंस, है ना, इनसे निकलती है बायोगैस, राइट। सो व्हाट इज अ बायोगैस? ये एक गैस होती है? नहीं, No, मैम. इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे इसके अंदर होती है मीथेन, इसके अंदर होती है H2, इसके अंदर होती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब नीट क्वेश्चन पूछता है कि एक डब्बा है उसमें बायोगैस भरी पड़ी है, तो सारी गैसेस में से सबसे ज्यादा किस गैस का अमाउंट होता है बायोगैस में? तो जो मेजर होती है दैट इज मीथेन। Methane. राइट, ये PYQ है। अब क्वेश्चन ये है कि एक गाय है, ठीक है, गाय का पेट बना लेते हैं हम छोटू सा, कि मैंने पूरी गाय बनाई तो तुम हंसोगे, है ना, कहोगे मैडम ये तो कुत्ता है। मैम बोलेगी शट अप। पूंछ बना लेते हैं क्योंकि हमें अब इसको है ना। देख बीरा सर वाली गाय, सपने में आए आपकी नींद भगाए। दिस इज अ काउ, शट अप। नो मैम। दिस इज अ काउ बैक, काउ का बम बम, शट अप। दिस इज अ काउ बम बम। देखो, अब जैसे हमारे में स्टमक होता है, ल्यूमन होता है, इसमें एक चेम्बर है, दिस इज अ रूमन। खाना यहाँ आएगा। अब गाय खाएगी क्या? घास। हाँ, है ना। कोई मोमोज मत खिला देना उसको, फापियो। ठीक है जी। हाँ, तो क्या होगा काऊ के केस में कि जैसे उसने जो खाया ना खाना, वो उसके पेटू में चला गया। आ भी रहा होगा कहीं से, अब मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाने वाली यार, तो पूरा ही हो गया। उसके पेट में खाना आ गया। अभी खाना जब पच रहा होता है ना तो इसके ऊपर बैक्टीरिया भी लगते हैं। तो काऊ के रूमन में बैक्टीरिया पड़े होते हैं। इन बैक्टीरिया को हम प्यार से बुलाते हैं
दीज आर द बैक्टीरिया जो मेनली मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं और भी गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब मेरे को बताओ उसके पेटू के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी या बहुत ऑक्सीजन होगी? ऑक्सीजन। बेटा पेट है ना, वहाँ खाने की जरूरत है ना, उसको ऑक्सीजन की क्या जरूरत है? तो वहां होती है ऑक्सीजन की कमी, वहां ऑक्सीजन होती नहीं है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया मिलेंगे कौन से मिलेंगे? एरोबिक, एनारोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एनारोबिक बैक्टीरिया मिलते हैं जिनका नाम है मिथेनोजेंस। ठीक है, कॉमनली मिथेनोजेंस बोलते हैं, बहुत टाइप के होते हैं। मिथेनोजेंस आर आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। ये मोनेरा चैप्टर का पार्ट है। दीज आर द आर्के बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया है ये आपको ना ऐसी ऐसी जगहों पे मिलेंगे जहाँ पे कोई लाइफ नहीं मिलती, ये बैक्टीरिया वहां मिल जाएगा। इतना कमाल का बैक्टीरिया, कहीं भी सर्वाइव कर लेता है। एंशियंट बैक्टीरिया, आपसे पुराना है ये, समझ रहे हो तुम? आप क्या, मैं क्या, ह्यूमन जाति से पुराने हैं ये। तो ये जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया यहाँ बैठे होते हैं। अब देखो खाना आ रहा है, खाना आ रहा है तो बैक्टीरिया क्या करेगा? खुद का खाना बनाएगा या उसी खाने को खाएगा जो आ रहा है? जो आ रहा है उसको खाएगा। जो आ रहा है। तो बैक्टीरिया बैठ गया खाना खाने। अब जो हमारा बैक्टीरिया है, मैं इसे बना रही हूँ, तो गलत फोटो बना रही हूँ। अगर बैक्टीरिया खाना खा रहा है तो जब वो खाना खाता है ना, वो खाने को ब्रेक डाउन करता है। जब वो खाने को ब्रेक डाउन करता है ना, तो गैसेस रिलीज करता है। तो इसके पेट में गैसेस रिलीज होगी। ये जो गैसेस है, दीज आर द बायोगैस। ठीक है, अब जब खाना वाना खा लिया तो बचा कुचा मटेरियल बाहर निकलेगा ना। ये मैम। जब मटेरियल बाहर निकला वो है हमारा डंग। बेटा ये जो मैम। डंग है ना, उस डंग को भी पचाने के लिए, अभी इसमें बहुत सारा खाना है फॉर बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया भी इसके साथ बाहर निकलते हैं काफी सारे। अब ये यहाँ पर भी इसको पचाते रहते हैं और गैस रिलीज करते हैं, और गैस का नाम क्या होता है? बायोगैस। बायोगैस। अब हमको इतना क्यों इंटरेस्ट है इस गैस में, हम क्यों उसके पूप की गैस के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि ये जो बायोगैस है जिसके अंदर मिथेन है, दिस इज हाईली इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल मतलब जल सकती है। तो अगर ये गैस जल सकती है तो मैं इसको घर में खाना बनाने के लिए भी तो यूज कर सकती हूँ ना, राइट? ये मैम। काऊ का डंक है, काऊ का डंक है, फ्री में मिल जाएगा गाँव में इजीली। जितने काऊ पाली उनको फ्री में फूल मिल रहा है, तो मुझे मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा गैस, राइट? और मैं एक रिसाइकल कर रही हूँ प्रोडक्ट, तो अच्छी चीज है। तो बायोगैस प्लांट्स होते हैं जो इस चीज को यूज करते हैं। अभी इतना क्लियर है आप लोगों को? क्या हुआ अभी तक? ये मैम। तो मुझे बताओ एनसीईआरटी में पिक्चर कहाँ पर है? कहाँ पर है? 156। 156। 186। 156, ठीक है जी। हाँ जी, तो 156 पे ये पिक्चर है। अब देखो ये क्या बता रहे हैं। मान लो किसी के घर पे बहुत सारी केटल्स हैं, तो वो क्या कहते हैं कि गैस का जो अरेंजमेंट है ना, हम इसके ढंग से ही कर लेंगे, पैसे वेस्ट है ना। तो वो क्या करते हैं, वैसे तो ऐसे इसको सुखा के भी चूल्हे में चला लिया जाता है, लेकिन मान लो वो गैस सिस्टम चाहते हैं कि वो ऑन करे और गैस चल जाए, राइट? सो उसके लिए इसको उसकी गैस इकट्ठी करनी है। अब अगर मुझे गोबर से गैस इकट्ठी करनी है तो मुझे उसे कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना, मैं खुला तो नहीं छोड़ सकती, गैस है, कैसे कंट्रोल करूंगी? तो मुझे किसी चेम्बर में स्टोर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, गाँव में आपको देखने को मिल जाएगा, तो मिट्टी का जो एरिया होता है उसके अंदर बायोगैस प्लांट लगाते हैं। कैसे? अब अगर ये मिट्टी है और मुझे डंक से, काऊ के डंक से गैसेस निकालनी है, तो क्या मैं काऊ के डंक को ऐसे ही इसमें डाल दूं, मिट्टी के अंदर डाल दूं? बताओ। यस मैम। डाल दूं? अब इसका नुकसान क्या होगा बेटा? अगर यहाँ से गैसेस निकलेगी तो हर डायरेक्शन में नहीं निकल जाएगी, और लीक होके नहीं चली जाएगी सॉइल में? तो सॉइल में भी लीक होकर उसको कंटेमिनेट कर सकती है, इसलिए हम इसे ओपन नहीं डालते। हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें चेम्बर बनाते हैं। ठीक है, चेम्बर कैसे? हम एक कॉन्क्रीट का टैंक बनाएंगे 10 to 15 फीट। ये मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना ये लाइन मेंशन है और एक पीवाईक्यू में ये लाइन आई हुई थी। ठीक है, तो हमें याद नहीं रहता, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया कि 10 से 15 फीट का आप एक टैंकर बनाओ और उसको डाल दो अंदर, राइट? अब इसके थ्रू हम लोग बायोगैस बनाएंगे। ओके, अब ये जो टैंकर है मेरे को उसको ढक्कन भी लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो गैस उड़ जाएगी सारी। ये मैम। तो जो टैंकर में ढक्कन लगता है वो दो तरीके के होता है। एक तो ढक्कन ऐसा है जो बिल्कुल फिट है, वो कहीं नहीं जाता, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस। तो फिक्स्ड डोम टाइप वाला है जो ढक्कन ऐसे का ऐसे ही रहेगा। और दूसरा है फ्लोटिंग वाला, मतलब कि जब गैसेस इसमें भरेगी तो ये टैंक थोड़ा ऊपर होकर फ्लोट करने लग जाएगा। तो जब ये फ्लोट करेगा ना तो सबको पता चल जाएगा जो कि इसको रेगुलेट कर रहा है कि गैसेस भर चुकी है। ठीक है, दोनों तरीके के यूज होते हैं। इतना क्लियर? ये देखो अब इसमें हम करेंगे क्या,
बहुत सिंपल है। सबसे पहले जो काऊ का डंक है, उसका जो पूप है, उसको ले लो और उसको पानी में मिला लो, ठीक है, क्योंकि ड्राई डालोगे स्पेस ज्यादा लेगा, इतना एफिशिएंटली यूज नहीं होगा। तो आप क्या करो, उसका पेस्ट बना लो। तो काऊ डंक और वाटर का पेस्ट बना लिया, उसको इस कंटेनर में डाल दिया। जब आपने उसको यहाँ डाला तो ग्रेविटी से वो नीचे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारा पूप इकट्ठा हो गया, इसे हम कहते हैं डाइजेस्टर। कैसा डाइजेस्टर है ये? एरोबिक, सॉरी एनारोबिक, क्योंकि बैक्टीरिया एनारोबिक है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एब्सेंस में, याद रखना एनारोबिक का मतलब है O2 एब्सेंट है। उसको नहीं पता वो लिख लो। एरोबिक और एनारोबिक वर्ड पे नीट बहुत कंफ्यूज करता है। तो अब देखो, जब ये बैक्टीरिया यहाँ पर इस काऊ डंग के साथ बैक्टीरिया भी गया है, अब जब ये बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेगा खाने को, तो वो क्या गैसेस रिलीज करेगा ऊपर? बायोगैस। हाँ, तो बायोगैस से छन के इस कंटेनर में आ गई। जैसे जैसे बायोगैस आएगी ना, ये कंटेनर ऊपर की तरफ फ्लोट करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब बायोगैस इसके अंदर स्टोर होने लग जाएगी और ये ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाएगा, तो यहाँ पे एक पाइप लगी है। अब इस पाइप में आप देखो, ये फिक्सर लगा हुआ है। ये क्या करता है? इट इज लाइक अ टैब। तो आप नल का जब चलाते हो तो पानी आता है ना किचन में, तो उसको बंद करते हो तो बंद हो जाता है, ये वैसा ही है। तो जब बायोगैस एक लेवल, क्योंकि कुछ दिन आपको छोड़ना पड़ेगा इसे बैक्टीरिया को काम करने के लिए, फिर एक लेवल पे जब ये फ्लोट करने लग गया, आपको आइडिया होगा कि अरे भर गया है। अब हम क्या करेंगे, इस फिक्शन को खोल देंगे। जब हम इसको ओपन करेंगे तो गैस जो होगी यहाँ से ट्रेवल करके निकलेगी, और ये पाइपलाइन जहां भी लगाई है, जनरली लोग क्या करते हैं अपने घर में, अपने जो चूल्हा होता है उसके साथ लगा लेते हैं। चूल्हा समझते हो ना, स्टोव जहाँ पे खाना बनता है, उसके साथ लगा लेते हैं। तो अब वो जैसी गैस ऑन करेंगे, मीथेन गैस, ये बायोगैस रिलीज होगी और फिर उसको जला के वो खाना बना सकते हैं, राइट। तो घर में नेचुरल सोर्स होता है गैस का, अनलिमिटेड सोर्स ऐसा, ठीक है। अब जो वेस्ट मटेरियल बच गया, वो मटेरियल यहाँ पर आ जाता है स्लज। तो इस मटेरियल को हम कहते हैं स्लज। इससे अब किसी काम का नहीं है, तो हम इसे उठा के एज ए फर्टिलाइजर यूज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके अंदर भी अच्छा बचता है। तो ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया। तो बेसिकली काऊ का डंग जो था, जो वेस्ट था, वो हमें गैस बनाने के भी काम आ गया और फर्टिलाइजर की तरह भी काम आ गया। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है या नहीं? ये मैम। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने इतना? ये मैम। चलो अभी है टाइम, आइए। अब आपको दो चीजें जाननी है कि ये जितने भी एरियाज है, जैसे मोस्टली ना बायोगैस प्लांट कहाँ सक्सेसफुल होगा, रूरल में या अर्बन एरियाज में? रूलर। क्यों? रूलर। क्यों? रीजन बताओ। क्योंकि गांव में लोगों ने काउस वगैरह पाले होते हैं। हाँ, कैटल ही वहां पर है तो डंग वहां पे इजीली मिल जाएगा। अर्बन वालों को एक्सपोर्ट कराना पड़ेगा, फिर महंगा पड़ेगा, है ना। तो रूरल एरिया में सफल होता है। रूरल का मतलब होता है जहाँ पे गांव एरिया है ना, गांव वाले एरिया में। अर्बन का मतलब होता है जहाँ अर्बनाइजेशन है, जहाँ पे डेवलप्ड एरिया हो गया बहुत ज्यादा, है ना, सिटी साइड हो गया, तो ये वहां पर ये इतना सक्सेसफुल होता नहीं है। लेकिन इसको कहीं भी बनाना है, उसको बनाने के लिए किसकी परमिशन लगेगी, कौन है? देखो, कोई भी अपने घर के पीछे जाके इसको बना नहीं सकता ऐसे ही। देयर आर रूल्स। क्यों? क्योंकि मीथेन इनफ्लेमेबल है। अगर सही से नहीं बनाया, गैसेस को सही से चैनलाइज नहीं किया, तो आग लग सकती है, ब्लास्ट हो सकता है। अंडरग्राउंड ब्लास्ट बहुत सीरियस चीज है ये। तो ब्लास्ट से बचाना है ना, कोई हैजार्ड ना हो जाए, इसलिए इसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट की बॉडी। तो दो गवर्नमेंट की बॉडी है जो देखती है कि ये कहाँ पे बन सकते हैं, इनकी देखरेख सही से हो रही है या नहीं, जो इसको रेगुलेट करती है। तो उनकी फुल फॉर्म आती है IARI है पहली, विच इज इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो IARI से तो आप में से काफी बच्चे जाएंगे भी ग्रेजुएशन करने, हॉर्टिकल्चर या फिर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाते हो ना, आप IARI के अंडर ही पढ़ते हो, ठीक है। तो सारी रिसर्च इसके अंदर होती है। सेकंड इज KVIC, विच इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। जो जो ये सब कुछ विलेजेस के अंदर देखते हैं, वो KVIC है। इनकी फुल फॉर्म आती है नीट में, और इनका काम पूछ लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन इन इंडिया। पूरे हिंदुस्तान में जहां पे भी बायोगैस के प्लांट लगने हैं ना, ये उसको रेगुलेट करे। क्लियर? चलिए, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया? ये मैम। अब इससे पहले हम आगे जाए, एक क्वेश्चन ये करो, ये क्वेश्चन रहता था, फिर आगे चलते हैं। ट्राई दिस क्वेश्चन। I'm joining from the phone. Give me a minute, you try this.
अरे क्लास ठीक है तुम्हारी, मेरी क्लास से पहले कौन मैम के साथ? ये मैम Yeah, ma'am. आज वो फिजिक्स केमिस्ट्री क्लास नहीं हुई? Ma'am, केमिस्ट्री A. क्लास के बाद अच्छा केमिस्ट्री क्लास के बाद था। गुड। चल लेट्स सी। आपको स्क्रीन दिख रही है? ये मैम Yeah, ma'am. देखते हैं। आंसर किया है तान्या, नेहा, भूमि, ईशा, तन्वी, पूजा, और किसी ने बॉदर नहीं करा आंसर करने का। ठीक है, आइए कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलाना था। ठीक है, तो जिसने कल का लेक्चर पढ़ा होगा और जिसने अभी ध्यान दिया होगा उससे हो जाएगा। मोनस्कस परप्यूरियस कौन से रंग वाला था ये? रेड Red. रेड। और ब्लड में ये किसको डिक्रीज करता था? कोलेस्ट्रॉल हाँ, तो सी Cholesterol. वाला इज रिलेटेड टू ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट फोर, राइट। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम बुटालिकम ये कौन सा एसिड बनाता था? ब्यूटेरिक Butyric acid. ए का सेकंड, देखो आंसर तो इसी से हो गया है ना, आंसर इज ए। तो जिसने अगर कल भी थोड़ा भी पढ़ा होता उससे क्वेश्चन हो जाता, राइट। इतना सिंपल था ये। ठीक है जी, ये मैम Yeah, चलो थोड़े से बायोगैस के ऊपर क्वेश्चन कर ले, उसके बाद आगे चलते हैं। yeah, ma'am. आइए, तो हम करते हैं बायोगैस के ऊपर क्वेश्चन, देन विल मूव फर्दर। ये बायोगैस प्लांट आई थिंक मैं आ गया, जस्ट अ सेकंड। यस हियर, ये रहा क्वेश्चन। सो ट्राई, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बेटा? ये मैम Yeah, ट्राई ma'am. क्वेश्चन नंबर 36, 37 एंड 38। यार 2 मिनट्स, छोटा क्वेश्चन है, गिव इट अ ट्राई। आपने सुना भी है तो आपसे हो जाएगा, बिना क्वेश्चन करे आगे नहीं जाएंगे, फिर कोई फायदा तो है नहीं। ठीक है, गुड टाइम। किसने मेरा ओके, गुड नेहा, भूमि, विशाली, हरीश, हरीश, पूजा, तानिया, ईशा। चलिए, द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेसेस, इनके पास होता है बैक्टीरिया जो बायोगैस प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज मिथेनोजेंस। सो आंसर वुड बी ए। सिंपल था ये। इन गोबर गैस द मैक्सिमम अमाउंट इज दैट ऑफ, अब कौन सी गोबर गैस में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है? मीथेन Methane. पता है क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करेगा? जब आपने ग्रीन हाउस गैसेस सुना है? ये मैम Yeah. बेटा ग्रीन हाउस गैसेस में भी मीथेन होता है और अमोनिया होता है, और सॉरी और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और गोबर गैस में भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन गोबर गैस में मीथेन का अमाउंट ज्यादा है और ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, तो ये तब कंफ्यूज करता है। ठीक है, ये मैम Yeah, ma'am. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। नाउ तो 38 ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मिथेनोजर्स आर मोस्ट अबाउंडेंट इन द, सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे वो जहाँ पे कैटल रहती है, तो कैटल यार्ड, आंसर वुड बी बी। ठीक है जी, दिस वाज इजी, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं था। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ट्राई दिस वन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन 39, 1 मिनट दे रही हूँ, स्टार्ट। ध्यान से सोचो,
पढ़ के अच्छे से करना, सही से पढ़ोगे नहीं तो पक्का गलत हो जाएगा। फिफ्टीन सेकेंड्स मोर। देखो गलत कर दिया तुमने। देखो, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको सही वाली स्टेटमेंट ढूंढनी है, ठीक है। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट के ऊपर बैक्टीरिया कौन सा होता था, एरोबिक या एनारोबिक? एनारोबिक। एनारोबिक। तो ये तो गलत है, मुझे ढूंढनी सही है ना। मैं तो हमेशा सिंबल बना लेती हूँ, मुझे इजी रहता है। मिथेनोबैक्टीरियम इज एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक है ये? नो मैम। एनारोबिक है। बायोगैस कॉमनली कॉज गॉबल गैस, ये गॉबल गैस होती है। इस प्योर मीथेन, क्या ये प्योर मीथेन है? प्योर मीथेन का मतलब है इसमें सिर्फ मीथेन गैस है, इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, H2 भी थी, तो ये भी गलत है। सही आंसर हुआ ये। अब डी ऑप्शन तुम्हें पता नहीं है क्योंकि ये सीवेज ट्रीटमेंट में है, लेकिन तुम्हें गलत तो पता थे ना। तो समटाइम क्वेश्चन आप जरूरी नहीं है आप आंसर जानते हो, आप ये जानते हो कि बाकी ऑप्शन कैसे नहीं है, राइट। सो इसलिए आंसर वुड बी डी। ठीक है जी। होता है ना कभी आपको ये नहीं पता होता ये मेरा सही दोस्त बन सकता है या बन सकती है, लेकिन आपको ये पता होता है बाकी सारे गवार है, आप लगा लेते यही सही है। ये वैसे ही करना था क्वेश्चन। ओके जी। चलो हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन कराऊंगी मैं थोड़े से, उसके बाद चलो मैं तुम्हें एक टॉपिक कराती हूँ, उसके बाद पढ़ाती हूँ आगे। द माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। तो माइक्रोब यूज करेंगे एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। अब बायो कंट्रोल एजेंट करते क्या है, मान लो ये प्लांट है, तुम्हारे वहां सेब की खेती है, ये तो नॉर्मल होती होगी खेती, तो देखी होगी तुमने। ये मैम। प्लांट पे कीड़ा लग जाता है ना, स्पेशली फ्रूट्स, भाई उनकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है, कीड़े लग जाते हैं उनपे, है ना। कल मैं सेब लेने गई तो वो शिमला के सेब थे, मुझे हंसी आ गई। मैं कब बताओ, हैदराबाद आके मुझे शिमला के ही सेब मिलने थे। ये तो घर पे भी खा लेते थे, घर पे पेटी आते हैं, यहाँ पे बहुत ही महंगे मिले, दुख हुआ। तो ये प्लांट है, अब प्लांट के ऊपर कीड़ा लग सकता है, लगता ही है, इसके ऊपर कीड़ा लग के इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। या फिर इस प्लांट को खुद से कोई डिजीज हो जाए और ये डिस्ट्रॉय हो जाए, दोनों चीजें खतरनाक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं माइक्रोब्स को यूज करूंगी इस प्लांट को बचाने के लिए। तो माइक्रोब्स को तुम यूज करो ताकि तुम किससे बच सको, प्रोटेक्ट कर लो प्लांट को, किससे, या तो किसी बीमारी से या फिर पेस्ट से। पेस्ट क्या होते हैं, पेस्ट आर लिविंग बींग्स दैट डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर। तो जब भी खेती होती है ना, खेती में जो भी कीड़ा लगता है ना उसको हम पेस्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो हम माइक्रोब को यूज करेंगे इनसे बचाने के लिए। सो व्हाट इज माइक्रोब एज बायो कंट्रोल एजेंट, इट मींस यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड और ऑर्गेनिज्म। या तो हम मेथड यूज लेंगे या फिर हम उस ऑर्गेनिज्म से कोई केमिकल निकाल लेंगे प्लांट्स को बचाने के लिए बीमारियों से और पेस्ट से। क्लियर है इतना? ठीक है। अब इसके अंदर दो केस, एक केस आता है जिसका नाम है बीटी कॉटन। तो मैं आपको एनिमेशन भेजूंगी, मुझे मेरे को एक बार रिवाइड करा देना अगर मैं भूल गई तो, मुझे बच्चे का ना फॉर्म भरना है तो हो सकता है मेरे ध्यान से उतर जाए। मुझे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना कि मुझे आपको एनिमेशन भेजनी है बीटी कॉटन की। तो आपका होमवर्क है कि आप बीटी कॉटन की एनिमेशन देख कर आओगे, ठीक है, पढ़ाऊंगी मैं। क्लियर? ठीक है, आइए अब हम फार्मिंग की बात करें तो दो तरीके की फार्मिंग होती है। ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है लेकिन ये टर्म्स आ जाती है तो आपको पता होना चाहिए। नाउ फार्मिंग ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट इज नोन एज कन्वेंशनल फार्मिंग एंड अनदर वन इज नोन एज नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग या फिर होलिस्टिक अप्रोच। तो मेरे को बताओ, आपने कभी ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना है? क्या होता है?
कोई नॉलेज है किसी को भी? कोई भी नॉलेज? मैम जिसमें केमिकल यूज नहीं किए जाते हैं। केमिकल यूज नहीं करते, तो खेतों में जो मिट्टी होती है उसको न्यूट्रिएंट रिच बनाने के लिए क्या डालते हैं? फर्टिलाइजर नहीं डालते तो? मैम मैन्योर डालते हैं। हाँ, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालते लेकिन मैन्योर डाल देते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक वाले डालते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं? वो लिविंग बींग से मिलते हैं, जैसे कि काऊ का डंक, जैसे कि आपने मुर्गियां देखी है, मुर्गियां। तो जो ये मैम। जो पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, पोल्ट्री फार्म में जो मुर्गियों की पूप होती है वो बहुत ही ज्यादा खाद्य होती है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशियस होती है फॉर द सॉइल। सबसे महंगी मिलती है वो फर्टिलाइजर, वन ऑफ द एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स में से एक है वो। तो वो लेके हम लोग खेतों में डालते हैं, वो ऑर्गेनिक है ना, केमिकल नहीं है उसमें, ऑर्गेनिक तरीका है, राइट। तो उससे भी मिट्टी की खाद्यता बढ़ जाती है, मतलब मिट्टी न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। अगर मिट्टी सॉइल न्यूट्रिएंट रिच है तो जो फसल उग रही है वो भी ज्यादा बढ़िया होगी। अब कोई भी फीके सेब तो नहीं खरीदेगा ना, मीठे सेब ही खरीदेगा। तो या तो केमिकल डाल के मीठा कर लो, या फिर आप मिट्टी को इतना अच्छा कर दो कि न्यूट्रिएंट वाइज वो मीठा हो जाए। तो नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग और कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होता है? सबसे पहले नॉर्मल फार्मिंग होती थी, खेती बाड़ी जब स्टार्ट हुई थी, ठीक है। हम मानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई थी, जब लोगों ने बसना स्टार्ट किया था, तो हम कहते हैं कि सबसे पहले सिविलाइजेशन इंडिया में हुई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस नदी के पास हुई थी, इसलिए उसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इजिप्ट वाले कहते हैं उनके वहां हुई थी, लेकिन अपन इंडिया में रहते हैं, हम इंडिया ही मानेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ हुई थी भाई, पूरी दुनिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन। तो खेती बाड़ी स्टार्ट हुई थी वहां से, हमें ऐसे ही पता चलता है। एग्रीकल्चर आया, तो जब एग्रीकल्चर आया तो नॉर्मल खेती होती थी, फिर किसी ने केमिकल डिस्कवर कर लिए, और केमिकल डिस्कवर करके उन्होंने बताया, मैं नाम नहीं इसलिए बता रही क्योंकि कंफ्यूज होते, तुम कहानी सुनो। तो जिन्होंने केमिकल डिस्कवर करे उन्होंने बोला ये केमिकल खेतों में छिड़को, फसलें अच्छी होती है और फसलों को बीमारी भी नहीं होती, ठीक है। फसल समझते हो ना? ये मैम। ठीक है। तो जब केमिकल आया तो लोग पागल हो गए, मजाक नहीं करी, सच में पागल हो गए कि यार इसको डालो, फसलें भी अच्छी हो रही है, बीमारी भी नहीं हो रही, और जो भी हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल मिल रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिल रही है, तो मार्केट में रेट भी अच्छा आ रहा है, ठीक है। सब पागल हो गए इसके पीछे, सबने बहुत यूज किया, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? एजुकेशन की। जब भी कोई नई टेक्निक आती है उसके पीछे साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये किसी ने देखे नहीं। फिर टाइम के बाद साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि जिन्होंने वो फर्टिलाइजर यूज किए हैं, एक्सेस में यूज कर लिए, उसने मिट्टी को पॉल्यूट कर दिया। तो वो जो सॉइल है ना उसमें इतना फर्टिलाइजर चला गया है कि अब जो प्रोडक्ट आ रहा है ना उससे, उस प्रोडक्ट में भी फर्टिलाइजर है। मतलब अगर उसमें सेब उग रहे हैं ना तो उस सेबों के अंदर भी फर्टिलाइजर है। अब मैंने वो सेब खाया तो मेरी बॉडी में चला गया। देर आर फर्टिलाइजर जो बॉडी से जाते ही नहीं है, जैसे डीडीटी नहीं जाता बॉडी के अंदर से, तो ये तो नुकसानदेह हो गया, है ना, हमें तो नुकसान होने लग गया इसका। तो तब क्या किया, वहां से फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ लोगों ने शिफ्ट करना स्टार्ट किया। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत फेमस है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट थोड़े महंगे भी मिलते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है ये वो खेत है जहां पर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड यूज ही नहीं होता, वो सब कुछ नेचुरल यूज करते हैं ताकि लीस्ट साइड इफेक्ट हो, ठीक है। तो जो पहले मेथड था दैट वाज कन्वेंशनल फार्मिंग। कन्वेंशनल फार्मिंग क्या होती है? जिसमें केमिकल यूज हुए हैं ताकि पेस्ट को मारा जाए और अच्छे प्रोडक्ट निकाले जाए। कन्वेंशनल फार्मिंग के बाद आया वो वाला फार्मिंग जो आजकल बहुत फेमस है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसको हम कहेंगे नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग या होलिस्टिक अप्रोच। इसका सिंपली मतलब है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म का डंग इस्तेमाल करो एज ए फर्टिलाइजर, और आप कोई केमिकल यूज ना करो अपने फसलों को बचाने के लिए। समझ आया डिफरेंस? ये मैम। तो नॉन कन्वेंशनल फार्मिंग को बायोलॉजिकल फार्मिंग भी कहते हैं, राइट। तो आज के लिए बहुत ये मैम। है ना, ठीक है, चलो डन इतना। ये मैम। अब मेरे को आपको कराना है जो है वो सीवेज ट्रीटमेंट, लेकिन मैं सीवेज ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट नहीं कर सकती क्योंकि 15 मिनट में खत्म नहीं होगा और टॉपिक खराब हो जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना, ध्यान से करना, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, जो पढ़ा है जिसने पिछला वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 10, और येलो नहीं, सो यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 15। ट्राई दिस। I'll give you 2 minutes क्योंकि क्वेश्चन लंबे हैं, ध्यान से बनना।
39 39 कहाँ से आ गया? 15 एंड 10 है क्वेश्चन तो। 39 का सी कैसे आ गया बेटा? अच्छा वो पहले का है, ठीक है। पूजा ने करा है, सिर्फ 15 का आंसर है। बेटा दोनों आंसर करने हैं। पूजा ट्राई तो कर 15 क्वेश्चन। आई गिव यू 1 मोर मिनट। ट्राई तो करो एक बार, गलत ही हो जाएगा। ट्राई नहीं कर रही, क्या फायदा फिर? लास्ट 30 सेकेंड, गिव इट अ ट्राई। चलिए आइए, लेट्स सी। देखो क्वेश्चन ये ध्यान से पढ़ने वाले थे, ठीक है? देखो कैसे पढ़ना था इन्हें। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड विद द गिवन टेबल। तो मैंने बहुत बार बोला है कि जब भी मैच द फॉलोइंग दिखे, इसका मतलब ये नहीं है वो करेक्ट पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे रॉन्गली लिखा तो नीचे क्रॉस लगा लो। मतलब तुमको स्टेटमेंट में ये देखना है कि क्रॉस कहाँ लिखा है। मैं हमेशा सिंबल बना लेती हूँ, मुझे इजी लगता है। तो देखो जो स्ट्रेप्टोकोकस है माइक्रोब, उससे निकलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, एक एंजाइम जो किस काम आता है, वो रिमूवल ऑफ क्लॉट फ्रॉम द ब्लड वेसल। स्ट्रेप्टोकाइनेज करता है ये काम, करता है ये काम, और स्ट्रेप्टोकोकस से निकलता है। दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे तो इनकरेक्ट ढूंढनी थी, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम, क्लोस्ट्रीडियम बोटेलिकम हमने पढ़ा था कि इससे निकलता है कौन सा एसिड? ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड का रिमूवल ऑफ स्टेन से कोई लेना देना था? नो नहीं। मैम, ये नो मैम। आंसर तो यही होना चाहिए, फिर भी चेक करते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्फोरम, ट्राइकोडर्मा कौन से कलर वाला था? ब्लू। हाँ ब्लू। और इससे साइक्लोस्पोरिन ए निकलता था जो इम्यूनोसप्रेसिव है। ध्यान से पढ़ना, इसे इम्यूनोसप्रेसिव ही लिखा है कि नहीं, तो ये तो सही है। मोनेस्कस परप्यूरियस जो रेड कलर का था, राइट, और इससे क्या निकलता था? स्टैटिन एंजाइम था जो लोअर करता था ब्लड प्रेशर को। ध्यान से पढ़ना, लो पूछा है कि हाई, लो लिखा है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा ऑप्शन है? डी। बी। बी बी बी। तो लाइपेसिस क्या होते हैं? लाइपेसिस आर द एंजाइम जो हमारी बॉडी में जैसे पेनक्रियास सीक्रेट कर देती है, ठीक है? लाइपेसिस बैक्टीरिया से भी निकलते हैं, तो बैक्टीरिया से भी लाइपेसिस निकाल लिए जाते हैं जो यूज होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है बी वाला, जो ऑप्शन गलत है। तो आंसर वुड बी बी, नॉट ए। नाउ जिसको नहीं पता था अब उसको अपडेट कर लेना ना। स्ट्रेप्टोकाइनेस के आगे तुम लिख लो वो माइक्रोब से कहाँ निकला है, तुम अपने नोट्स में इसको ऐड कर लो, सिंपल। ये तीनों सही है, राइट? सिर्फ यही नहीं लिखा होगा आपने अपने नोट्स में, बाकी ये दोनों तो लिखे ही। नाउ मूविंग ऑन, रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट, पढ़ो। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, कितनी गलत है, मुझे गलत ढूंढनी है। ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है, क्योंकि हो सकता है आपको आधी इन्फॉर्मेशन है, आधा आंसर हो जाए, आधा ना हो। तो ये बहुत सारे टॉपिक को कवर करते हैं, ये क्वेश्चन आजकल बहुत आते हैं, इसलिए आप कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जा पाते हो, आपको सब कुछ एक बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है? देखो, कोलेस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न बच्चों को कोलेस्ट्रम देते हैं, क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रम के अंदर होता है इम्यूनोग्लोबिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, और इम्यूनोग्लोबुलिन का दूसरा नाम एंटीबॉडी। एंटीबॉडी। तो ये क्या लिख रहा है? कोलेस्ट्रम इज रिकमेंडेड फॉर द न्यू बोर्न बिकॉज इट इज रिच इन एंटीजन। एंटीजन नहीं है, एंटीबॉडी में रिच होता है। ये स्टेटमेंट गलत है।
आधे बच्चों की ये स्टेटमेंट सही होगी क्यों? क्योंकि उन्होंने एंटीजन को एंटीबॉडी पढ़ लिया होगा, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट तो बिल्कुल एनसीईआरटी की उठी है ना, तो स्टेटमेंट को एंड तक ध्यान से पढ़ना होता है। ये एक बहुत डेंजरस स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेटा चिकनगुनिया इज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया से तो होता ही नहीं। तो आपको एक चीज पता चल गई, ये स्टेटमेंट गलत है। एंड सेकंड, आपको अपने नोट्स में कौन सी डिजीज अपडेट करनी है? चिकनगुनिया। चिकन। ये लिख लो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थर्ड, टिश्यू कल्चर हैज प्रूव यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट। ये सही स्टेटमेंट है। पता है कैसे? जब टिश्यू कल्चर होता है, हमने पढ़ा नहीं अभी तक, तुम्हारी गलती नहीं अगर नहीं आता तो, पर मैं बता देती हूँ, आगे पढ़ेंगे तो काम आएगा। कि जब भी टिश्यू कल्चर क्या होता है, आप एक पेट्री डिश लो, उसमें सॉल्यूशन डाल दो। हम मोस्टली तो एक बीकर लेते हैं, पेट्री डिश गलत बोल दिया मैंने, मोस्टली बीकर लेते हैं। कि बीकर लो और उसके अंदर आप पूरी सॉल्यूशन डाल दो, शुगर सॉल्यूशन डाल दी, जो जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। अब प्लांट का एक पार्ट लो और हमेशा हम उसका एपेक्स लेते हैं, एपेक्स लो और उसको यहाँ डाल दो और सारे न्यूट्रिएंट दो, तो बिना सॉइल के भी ना ये यहाँ से रूट और स्टेम निकाल देगा। तो जो मैंने ऊपर का पार्ट दिया है ना, इसमें सेल्स थे, और ये सेल्स कौन से थे? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं। अब जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं ना मेरिस्टेमेटिक सेल, ये इतनी जल्दी डिवाइड करते हैं कि वायरस इन्हें इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो अगर प्लांट में वायरल इन्फेक्शन हो गया है ना, उसके मेरिस्टेमेटिक टिप पे कभी भी वायरस नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये सेल इतनी जल्दी डिवाइड करते हैं कि वायरस इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाता। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक हमें वायरस फ्री प्लांट बनाने में मदद करती है। कैसे? मान लो ये प्लांट है और इसको वायरल इन्फेक्शन है, पूरी बॉडी सड़ गई है, लेकिन अगर मैं इसकी टिप उठा के इस सॉल्यूशन में बड़ा कर लूं टिश्यू कल्चर में, तो मैं एक पूरे प्लांट को जन्म दे सकती हूँ और इस प्लांट में कोई वायरस नहीं होगा, क्योंकि ऐसे सेल से बना है जिनमें वायरस नहीं था। तो टिश्यू कल्चर की मदद से अगर कोई प्लांट मर रहा है ना, हम उसकी जनरेशन को बचा सकते हैं। समझ आई ये बात? राइट। सो आंसर वुड बी, ये वाली स्टेटमेंट वुड बी राइट। करेक्ट। यस, गोइंग बैक, सो दिस इज अ राइट वन। नाउ, बियर इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिस्टिलेशन से बनती है बियर? नो। डिस्टिलेशन से, नॉन डिस्टिलेशन से कौन कौन बनते थे? एक बियर और एक वाइन, जिसमें अल्कोहल कंपाउंड कम था, जिसमें अल्कोहल का अमाउंट ज्यादा था, वो डिस्टिलेशन से बने। तो ये तो नहीं बनता था। देखो नीट ने क्वेश्चन पूछा है ना, मैंने कहा था पूछता है वो ये। तो कितनी स्टेटमेंट गलत हुई? 1 2 3 रॉन्ग ढूंढनी है हमें, तो आंसर वुड बी बी। क्लियर हुआ सबको? यस। तो देखो हमने कितना कुछ पढ़ा था, उनसे मिक्स होकर क्वेश्चन आया है। राइट, ऐसा आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट, तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 11 करो। 11 लास्ट क्वेश्चन है। देखो, मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब विद देयर इंपॉर्टेंस। माइक्रोब की क्या इंपॉर्टेंट है उससे मैच करना है, सही सही मैच करना है आपको। ठीक है, तो हम ऊपर मैच करते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज किसके लिए यूज होगा इनमें से? क्या? कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। हाँ, बियर्स यीस्ट भी तो कहते हैं इसको, ब्रेड नहीं मेंशन करी है, तो ये इथेनॉल बनाने के भी तो काम आता है। इथेनॉल इज अल्कोहलिक ग्रुप ना, बनाने के काम आता है। तो ए के साथ हो गया मेरा 3। मोनेस्कस परप्यूरियस कौन सा कलर वाला है? रेड। रेड था जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता था। यस मैम। तो बी के साथ क्या करूं? 4। तो ए के साथ 3, तो ये दोनों तो नहीं है। बी के साथ 4, ये रहा। आंसर वुड बी सी। डिफिकल्ट तो नहीं था इतना, है ना? अगर आपको आता था तो, जिसको आता नहीं था उसके लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। राइट, तो इसी तरीके से इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग फिर अब संडे टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और परसों भी हम संडे टेस्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे क्वेश्चन